अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 611 का लेसन नंबर 33 एंड द लेसन इज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन एकेडेमिया। एकेडेमिया में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का रोल, उनके कोई क्या इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ते हैं, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जब भी कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट एक टीचर के तौर पर इंटरेक्ट करता है किसी भी स्टूडेंट के साथ, ठीक है, उसका पर्पस कोई भी हो सकता है, कोचिंग हो सकती है, सुपरवाइजिंग, मेंटोरिंग, सॉरी, एक्सटेंडिंग द नॉलेज टू द क्लिनिकल इंटर्न्स, ठीक है, वो ये चीजें आती हैं एकेडेमिया में। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टीचर्स कंप्लेंट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। टीचर्स को कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स के बारे में, और स्टूडेंट्स को कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं मोस्टली टीचर्स के बारे में। जो कॉमन होंगी वो यहाँ पर उन्होंने हमें बताई हुई है कि मोस्टली टीचर्स को ये कंप्लेंट होती है कि जो भी स्टूडेंट्स का रवैया है, एटीट्यूड है, बड़ा इनरिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये कॉमन कंप्लेंट होती है तमाम टीचर्स की स्टूडेंट से। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेक्चर को इस तरह समझ नहीं पाते, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं तो टॉपिक और वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं टीचर्स को उसी के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट्स की क्या कंप्लेंट्स होती हैं अबाउट टीचर्स को, कि उन्हें लगता है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एजुकेशन में मतलब इंफीरियर कोर्स प्लानिंग की वजह से, वीक लेक्चरिंग स्किल की, उनकी ज्यादातर यही कंप्लेन होती है कि जो भी हमारी कोर्स प्लानिंग है वो ठीक नहीं हो रही, टीचर अच्छे से लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहे। और जो कॉमन स्टूडेंट्स कंप्लेन होती हैं उसमें आ जाता है कि आप टीचर को मतलब कि आपके लिए मुश्किल होता है टीचर को अंडरस्टैंड करना, आपका जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है वो अनक्लियर होता है आपके लिए, या फिर आपको लगता है कि जो भी मतलब कि, और फिर वहां पर एडवाइजिंग के लिए टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते, टीचर्स का एरोगेंट रवैया, और उसके बाद फिर टीचर जो है, आप लोग स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर्स असाइनमेंट्स और जो भी मतलब के इररेलेवेंट वर्क डिमांड करते हैं स्टूडेंट से। तो ये जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं, ये मुझे लगता है आपसे और मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि हमें कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं टीचर्स से। कॉम्पिटेंसी इश्यूज इन टीचिंग। अब कॉम्पिटेंसी इश्यूज भी आते हैं टीचिंग में। कॉम्पिटेंसी मतलब पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल स्किल नॉलेज के रिलेटेड जो है हम आगे अपने सर्विसेज देते हैं अपने स्किल और अपने नॉलेज के बेस पे, ठीक है। अब अपने स्किल और अपने नॉलेज के बेस पे जब हम टीचिंग देते हैं तो उसमें भी कुछ इश्यूज आते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है क्या इश्यूज आ सकते हैं, स्किल्स के बारे में या नॉलेज के बारे में। टीचिंग स्किल्स एंड कोर्स प्रिपरेशन, मतलब कि जो भी टीचर किसी भी थ्योरी का नॉलेज देना चाह रहा है, वो अगर प्रैक्टिस नहीं करवाता, उसको जो भी सॉरी टीचर अपने स्टूडेंट्स को किसी थ्योरी के बारे में नॉलेज दे रहा है या उसकी प्रैक्टिस करवा रहा है, लेकिन टीचर को खुद उसका अपडेटेड नॉलेज नहीं पता। अपडेटेड नॉलेज मीन्स कि साथ साथ सिलेबस चेंज होता रहता है, और हमारे टीचर्स वही होते हैं जो वो जनाब पुराने पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, और वो अपने नॉलेज को अपडेट भी नहीं करते। वो अपने पुराने ही नॉलेज के मुताबिक हमें जो है वो पढ़ाते रहते हैं। अब यहाँ पे ये कॉम्पिटेंसी इशू आ जाता है कि यहाँ पे इस फील्ड के रिलेटेड उनके पास स्किल तो थी, लेकिन जब फील्ड में कुछ चेंजिंग्स आई हैं तो टीचर को भी उसके अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि जिस तरह DSM-4 को कन्वर्ट कर दिया गया DSM-5 में, तो उसमें हमने देखा कि काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे DSM-4 और DSM-5 में। अब एक टीचर जिसने DSM-4 पढ़ा है, ठीक है, और वो बच्चों को DSM-4 पढ़ा रहा है, लेकिन वहां पे DSM-4 चेंज हो जाता है DSM-5 में, तो टीचर को भी अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। टीचर को पहले खुद DSM-5 को समझना पड़ेगा एंड देन स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा कि DSM-5 क्या होता है। ये टीचर टीचर DSM-5 को समझे ना, और DSM-4 के मुताबिक ही DSM-5 को मिक्स करके, मतलब फिर वो नॉलेज वीक हो जाता है टीचर का, ठीक है, वो स्किल वीक हो जाती है जब अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करता। इन्फ्यूजिंग डाइवर्सिटी कंटेंट, जैसा कि हम देखते हैं कि जो एक वर्ड है वो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है, और डिफरेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डिफरेंट कल्चरल डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल का अपना कल्चर होता है, अपना बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इश्यूज आते हैं डिफरेंट कल्चर्स की वजह से। तो इसमें इन्फ्यूजन ऑफ डाइवर्सिटी किस तरह होती है कि जब आप किसी भी कोर्स टॉपिक्स की प्लानिंग करते हैं या अपनी कोर्स एक्टिविटीज को डिजाइन करते हैं, असेसमेंट क्राइटेरिया बनाते हैं, तो आप हर किसी की मतलब कल्चरल बैकग्राउंड की बेस पर नहीं बना सकते, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ इन्फ्यूजन ऑफ डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। टीचिंग कोर्स विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग, अब कुछ ऐसे कोर्स स्कूल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जा रहा होता, ठीक है, मतलब लैब्स वगैरह नहीं होती, प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, जस्ट थ्योरी बच्चों को समझा दी जाती है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जा रहा था। तो ये कितना मुश्किल है, मतलब एक टीचर का फॉर्मल ट्रेनिंग के बगैर कोर्सेज पढ़ाना कितना मुश्किल है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपको एक डाटा एनालिसिस का कोर्स पढ़ाया जा रहा है और उसमें आपको फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही, तो वो टीचर के लिए कितना चैलेंजिंग टास्क होगा कि वो ट्रेनिंग के बगैर थ्योरेटिकली आपको समझा दे कि डाटा कैसे एनालिसिस करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। अब इम्पेयर्ड इंस्ट्रक्टर्स मतलब वो इंस्ट्रक्टर जो एज अ सेल्फ खुद ही ठीक नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो खुद ही इम्पेयर्ड है और वो आपको टीच करने आ जाते हैं, आपको पढ़ाने आ जाते हैं। तो इसमें मसला ये आता है कि स्टूडेंट्स तो हमेशा सबसे पहले टीचर की प्रोफाइल को रिकॉग्नाइज करते हैं ना, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली रिप्लाई करते हैं, क्योंकि जब भी देखें हमारे पास कोई टीचर नया आता है तो हमें ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये खुद कितना पढ़े हुए हैं, ये खुद किस फील्ड से हैं, ठीक है। और अगर हमें पता चला ना कि इस फील्ड से नहीं है, या देखें अगर ऐसा होता था हमारे स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर कभी केमिस्ट्री के टीचर एब्सेंट है तो फिजिक्स के टीचर मतलब एज सुपरवाइज करने के लिए क्लास को हमारी क्लास में आ जाते हैं, तो हम उन्हें सीरियस नहीं लेते, हमें पता होता है इससे खुद कौन सा दिन केमिस्ट्री आती होगी। तो अगर वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछते भी हैं तो हम उनके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा वैसा जवाब दे देते हैं कि हमें पता होता है कि इन्हें कोई ग्रिप तो नहीं है ना फिजिक्स में, ठीक है। तो मतलब हम इसे, वो कहते हैं कि मतलब कर जाएंगे, निकल जाएंगे इनके कोई ना कोई जवाब दे के इनसे, ठीक है। असेसमेंट एंड कोचिंग। अच्छा जी, असेसमेंट एंड कोचिंग में बात हो रही है कि बैलेंस असेसमेंट और जो फीडबैक होता है ना स्टूडेंट्स को, उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, ठीक है। जिस तरह आप बच्चों को उनके उनके जो भी एग्जाम्स होते हैं तो उसका अगर प्रॉपर में फीडबैक दिया जाएगा तभी उन्हें समझ आएगा कि वो कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे थे। इसलिए स्टूडेंट्स का उनको फीडबैक देना भी बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। अभी आपने कहा कि फॉर्मुलेटिव और समेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं उनको टाइमली और क्लियरली ऑब्जर्व किया जाए और उनकी हेल्प की जाए इसके अकॉर्डिंग। Evaluating student performance. Teacher provides student with descriptive feedback that guides their effort toward improvement. वही बात कि टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते हैं जो कि स्टूडेंट की एफर्ट्स को गाइड करता है कि आपने अपनी एफर्ट्स को किस तरह इंप्रूव करना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट के काम की क्वालिटी को जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है और उसके बाद स्टूडेंट को एक फीडबैक दिया जाता है। इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या आ सकते हैं आप असेसमेंट में। सबसे पहले कि जो भी आप असेसमेंट करते हैं या वैल्यूएशन करते हैं वो वैलिड और रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप स्टूडेंट की लर्निंग को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर टीचर्स जो होते हैं ये कुछ असेसमेंट और इवेल्युएट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए। तो जब आप जो भी असेसमेंट और इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्स्टली इज दैट कि वो वैलिड और रिलायबल होनी चाहिए। अब उसमें क्या होना चाहिए कि हमें एड्रेस बोथ व्हाट, मतलब हमें ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं और किस तरह सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। उनके नॉलेज और स्किल्स की कैटेगरीज की बेस पर उनको जज किया जाना चाहिए। उसके बाद और एडमिनिस्ट्रेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको एडमिनिस्टर करते हैं और उनको कुछ स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए डिजाइन की जाती हैं। और इसमें लर्निंग एक्टिविटीज भी होती है जिसमें पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द नीड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट शामिल होता है। आर कम्युनिकेटेड क्लियरली टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। जब आप कोर्स का स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो आप स्टूडेंट को साथ क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि इस कोर्स में आप क्या डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। और अगर कोई एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर एडमिशन करवाने आता है और जिस फील्ड में करवाने आता है उस फील्ड के बारे में पेरेंट्स को भी के साथ भी क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें पहले बताते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उसकी इंप्रूवमेंट के लिए बच्चे की उसको क्लियर डायरेक्शन देते हैं, उसको इंश्योर करवाते हैं। फिर आप स्टूडेंट्स की एबिलिटी को प्रमोट करते हैं ताकि वो अपनी खुद की लर्निंग तक एक्सेस कर सके। रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स प्राइवेसी, स्टूडेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अब वो किस तरह, किन वेज में स्टूडेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाना चाहिए। डोंट शेयर स्टूडेंट्स फेसेस और नेम्स विदाउट एक्सप्लिसिट पेरेंटल कंसेंट, ठीक है। आप बच्चे के फेसेस और नेम्स को मीडिया पे या कहीं भी शेयर नहीं कर सकते जब तक उनके पेरेंट्स आपको अलाउ ना करें। डोंट मेक एनी ग्रेड असेसमेंट्स और एनी पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड पब्लिक, ठीक है। आप कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स की या उनके पेरेंट्स की इजाजत के बगैर। और यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट, ठीक है। ये एक्ट बना हुआ है जिसके तहत तहत ये रूल को फोकस किया जाता है इस रूल पर कि आप ऐसे ग्रेड्स को पब्लिक नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कोई भी डाउट है इन डाउट अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में दैट माइट काउंट, डोंट शेयर, इसको शेयर ना करें।
Pay particular attention to how you reply to publicity posted student work. Don't use students name when naming file. जब आप कोई भी एक नेमिंग की फाइल तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें स्टूडेंट का नाम यूज नहीं कर सकते. And the next is do be mindful of how you commercialize your classroom. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कॉलेज है, किप्स कॉलेज है, उनकी प्रमोशंस होती हैं, कमर्शियल्स होती हैं उनके कॉलेज की, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, कोई लैब में काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पेपर दे रहा है. अब उनमें से बहुत सारे बच्चों के जो है फेस रिव्यूज होते हैं. ठीक है. अब जो भी उस कमर्शियल में बच्चे आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे परमिशन ली गई होती है, उन्हें बताया गया होता है कि क्या आपको हम कमर्शियल में ऐड करें. जो बच्चे, जिन बच्चों के पेरेंट्स इस चीज को अलाउ करते हैं, उन्हें आगे कमर्शियल में लेके आते हैं. ठीक है. और सोशल मीडिया पे कंपेन चलाते हैं. ऐसे ही विदाउट परमिशन आप बच्चे की प्राइवेसी को रिवील नहीं कर सकते. अब कुछ एकेडमिक एडवाइजमेंट है. ये एक ऐसा रिलेशनशिप है एकेडमिक एडवाइजमेंट का जो एडवाइजर और स्टूडेंट के दरमियान होता है, जो कि स्टूडेंट के एजुकेशन और कैरियर सक्सेस को सपोर्ट कर रहा होता है. मतलब हर एजुकेशन में एक ना एक एडवाइजर होता है जो आपको एकेडमिक पॉलिसीज, उसके रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग, रिकॉर्डेड कोर्स सिलेक्शंस के मुताबिक गाइडलाइंस दे रहा होता है. ठीक है. अब इसकी जो एडवाइजर होता है उसके लिए सक्सेसफुल पॉइंट यही है कि वो अपनी जो एबिलिटीज हैं, एडवाइजमेंट एबिलिटीज पे मतलब डिपेंड करे. उसकी जो भी सक्सेस है वो उसकी एडवाइजमेंट एबिलिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. वो कितनी है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है. अब इसके कुछ रोल भी होते हैं एडवाइजर के. वो क्या होते हैं कि टेक ओनरशिप ऑफ योर रोल. जो भी इसे रोल दिए गए होते हैं इंस्टीट्यूशन में, वो उन्हें अडॉप्ट करे, उनकी ओनरशिप ले और उन्हें अच्छे से फॉलो करे, उन्हें पूरा करे. शॉर्ट रेंज प्रोग्राम प्लानिंग. कुछ शॉर्ट रेंज प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूशन में, जिसमें कंसल्टेंट को स्केड्यूल करना, कोर्स की प्लानिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना और स्केड्यूल एडजस्टमेंट शामिल होता है. तो कुछ लॉन्ग रेंज प्लानिंग्स होती हैं. लॉन्ग रेंज प्लानिंग्स में क्या होती है कि आप एजुकेशनल प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंसिस्टेंट करते हैं स्टूडेंट्स की एकेडमिक एबिलिटीज और इंटरेस्ट के साथ. नो व्हेन एंड वेयर टू रेफर. ठीक है. अब एडवाइजर जो होता है, गुड एकेडमिक एडवाइजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी लिमिट्स को एक्नॉलेज करे कि और पार्टनरशिप को क्रिएट करे. दे मस्ट बी अवेयर ऑफ कैंपस एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज. उससे जिस कैंपस में वो काम कर रहा है, उस कैंपस के और कम्युनिटी के रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए. दैट सपोर्ट स्टूडेंट सक्सेस, जो कि स्टूडेंट सक्सेस को सपोर्ट करते हैं, शुड बी एबल टू मेक दैम इफेक्टिव रेफरेंस, और उसको इफेक्टिव रेफरेंस जो है वो बनाने चाहिए. तो यहाँ पे हमारा एंड होता है लेसन नंबर 33. इजी सा था, कंसेप्चुअल सा था. कंसेप्ट करवाने की क्लियर करवाने की तो मैंने पूरी कोशिश की है. फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट कर, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.